वेलकम टू नजरिया द विजन। आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट कोई अगर आप चुने तो वो कौन सा लम्हा होगा? टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने टर्निंग पॉइंट की तरफ मुझे रागिब किया। साइंस क्लब ज्वाइन करना और लिटरेरी क्लब ज्वाइन करना, ये बड़े टर्निंग पॉइंट थे उस वक्त। बचपन में मैंने आग लगा दी थी। तो टीचर्स आए भाग करके, उन्होंने बुझाया उसको। जी। तो साइंटिस्ट और आपने बताया शायर, तो इन दोनों में फैसले कौन लेता है, दिल या दिमाग? दोनों मिलकर महसूस नहीं करते किसी चीज को। शायद आप अधूरे इंसान हैं। ताजीम और पास से जज्बा एहसास सजा, ताजीम तर है फिक्र नजर, जागते रहो। एक शायर ने कहा है कि ये अक्ल वाले नहीं अहले दिल समझते हैं, ये अक्ल वाले नहीं अहले दिल समझते हैं कि क्यों शराब के पहले वुजू जरूरी है। आपके नजदीक शायरी अदब है, एहतजाज है, या इंसानी ज़मीर की आवाज़ है? मैं किसी भी शायरी के ऊपर अदब पे अगर नजर डालूं, वो सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं है। क्रिएटिव अदब का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। कुछ लोग अपने प्रोफेशन से पहचाने जाते हैं और कुछ लोग अपनी सोच से। गौहर रजा साहब साइंटिस्ट भी हैं, शायर भी, फिल्म मेकर भी। लेकिन आज हम उनकी अचीवमेंट से ज़्यादा उनके नज़रिए का सफ़र समझने की कोशिश करेंगे। साइंस से शायरी तक, सवाल से यकीन तक, और एक इंसान से उसके ज़माने के ज़मीर तक। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। गौहर साहब, आपको ये ख्यालात से तो लोग वाकिफ़ हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं आपको, लेकिन गौहर रज़ा को किस चीज़ ने तराशा, ये हम जानना चाहेंगे। इसके देखिए, कोई भी शख्स हो, उसकी शख्सियत बनाने में कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके सिर्फ पेरेंट्स का हाथ है जी। या भाई बहनों का हाथ है। ज्यादातर लोग तो वहां तक भी नहीं पहुंचते। ज्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है कि हमने अपनी खुद शख्सियत बनाई है। मेरा मानना ये है कि इंसान जैसे बड़ा होता जाता है, वो कुछ थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स से लेता है, कुछ भाई बहनों से लेता है, कुछ स्कूल के साथियों से लेता है, वहाँ के टीचर्स से लेता है, यूनिवर्सिटी से लेता है, कोई दोस्त होता है जहाँ वो रहता है, और फिर उसके बाद जो कुछ वो कर रहा है वहाँ जो कलीग्स मिलते हैं, तो ये सब तराशते हैं इंसानी शख्सियत को। तो इंसानी शख्सियत कोई अपने अंदर मुकम्मल अपने बनाई हुई चीज नहीं, सराउंडिंग से बन। समाज में जिस तरह का इंटरेक्शन होता है। अब अगर इलाहाबाद में घर नहीं होता, अलीगढ़ में घर नहीं होता, वहां मैंने आंख नहीं खोली होती, तो मेरे बचपन में जाहिर है कि मैं बड़े बड़े शुअरा हजरात को नहीं देखता, यकीनन। बड़े राइटर्स को नहीं देखता, बड़े पॉलिटिशियंस से मुलाकात नहीं होती जो घर आते थे, जो घर रहे। अब ईएमएस नंबूदरी पद को कितने बच्चों ने देखा होगा जब वो बड़े हो रहे होंगे, या फिराक साहब से कुछ आए जी। पिलाने में कौन मतलब रहा होगा बचपन में अपने, कि भाई बाहर बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है इलाहाबाद में। ऐसे बहुत बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो अपने घर के अलावा, अपने पेरेंट्स के अलावा, प्रोफेसर इरफान हबीब अलीगढ़ में और प्रोफेसर इक़्तिदार आलम खां अलीगढ़ में, दो अब्बा के बहुत करीबी दोस्त थे, पार्टी मेंबर थे दोनों। इनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि रोज शाम को अलीगढ़ में घर पे उनकी मुलाकातें होती थी। बराबर में दफ्तर था एम्प्लॉयज यूनियन का, जहां ये लोग आते थे, बैठते थे, फिर शाम को चाय पीने घर आ जाते थे। तो वो जो बहसें थी, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो अगर ये तो ठीक है, हर जर्रे ने सिखाता है, हर लम्हे में सीखते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट कोई अगर आप चुने तो वो कौन सा लम्हा होगा, टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट कई आते हैं जिंदगी में। जब आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी काफी लंबी हो चुकी, तो टर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे आते हैं। मुझे लगता है कि अलीगढ़ में स्कूल में कुछ टीचर्स
अब्बा खुद पढ़ाते थे वहां, अच्छा। वो यूनिवर्सिटी में चले गए थे। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने टर्निंग पॉइंट की तरफ मुझे राग़िब किया, और ये दो टर्निंग पॉइंट जो थे वो साइंस क्लब ज्वाइन करना और लिटरेरी क्लब ज्वाइन करना। ये बड़े टर्निंग पॉइंट थे उस वक्त, जिनकी समझ नहीं थी। यानी लेबोरेटरी के अंदर आग का लग जाना और उस पे डांटना पड़ना, ये बड़ी बात थी। बचपन में मैंने आग लगा दी थी। तो टीचर्स आए भाग करके, उन्होंने बुझाया उसको। जी, साइंस क्लब के अंदर थे हम। वहां पर हाथ से स्प्रिट का पूरा वो जो लैंप हुआ करता था वो हाथ से छूट गया, तो पर स्प्रिट तो ऐसी चीज होती है जो सारे में फैल जाती है, और वो भी लैब के अंदर वाली स्प्रिट ज्यादा प्योर होती थी। तो डांट ना पड़ना इसके ऊपर, अगर उस वक्त डांट पड़ जाती, कुछ ऐसा होता कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आम बात, तो फिर शायद साइंस में इंटरेस्ट खत्म हो जाता। तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो कई हैं जिंदगी में। उसमें एक टर्निंग पॉइंट ये भी है कि मैंने आईआईटी ज्वाइन किया। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिंदगी का। काम के दौरान जब सीएसआईआर ज्वाइन किया, तो फिर इलाहाबाद में कुंभ मेले में जाना और वहां सर्वे करना एक बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट था। मेरे कुछ दोस्त हैं और वो सारी खवातीन थीं जिन्होंने मुझे मंच की तरफ धकेला कि भाई अपनी नज़में सुनाना शुरू करो, मुशायरे में जाना शुरू करो। वो भी टर्निंग पॉइंट। कई टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जो आपको याद रखते हैं, जो आपकी। तो अब ये किताब जो बिल्कुल फैग एंड है मेरी जिंदगी का, साइंस एंड में होने जा रही है, उसके आसपास ये किताब का जो रिसेप्शन रहा मिथकों से विज्ञान तक, वो भी एक टर्निंग पॉइंट है। तो साइंटिस्ट और आपने बताया शायर, तो इन दोनों में फैसले कौन लेता है, दिल या दिमाग? दोनों मिलकर सिंक कर लेते हैं बढ़िया से। महसूस नहीं करते किसी चीज को, तो शायद आप अधूरे इंसान हैं। महसूस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वो जो थ्रिल होती है, जिसको हम कहें खुशी का या सेटिस्फैक्शन का, अपनी जिंदगी और अपने काम से इत्मीनान, जब जो का जो मोड़ होता है, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ दिल से काम नहीं लिया जा सकता। ताजीम और पास से जज्बा एहसास सजा, ताजीम तर है फिक्र नजर, जागते रहो। ये मेरे अब्बा के दोस्त हुआ करते थे, हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, जावेद कमाल साहब, उनका शेर है, बचपन में याद हो गया था, बिल्कुल उन्हीं के मुंह से सुना था। तो ये भी राहबर रहा है कि सिर्फ अक्ल से भी काम नहीं चलाया जा सकता और सिर्फ दिल से भी काम नहीं चलाया जा सकता। अक्ल बहुत जरूरी है, लाजिम है, दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो इकबाल भी वही बात कह रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिल से ही फैसला होता है। एक शायर ने कहा है कि ये अक्ल वाले नहीं अहले दिल समझते हैं, ये अक्ल वाले नहीं अहले दिल समझते हैं कि क्यों शराब के पहले वुजू जरूरी है। तो आपके नजदीक शायरी अदब है, एहतजाज है, या इंसानी जमीर की आवाज है? शायरी बहुत कुछ है, लेकिन मेरी शायरी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरी शायरी एहतजाज ही। वैसे मैं किसी भी शायरी के ऊपर अदब पे अगर नजर डालूं, वो सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं है। क्रिएटिव अदब का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। हुकूमत के साथ, पावर के साथ, वो लोग जो हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ 36 का आंकड़ा है।
उनके साथ कोई मिल बैठ करके अदब तैयार नहीं हो सकता। अवाम के साथ ही मिलके अदब तैयार होता है। तो मेरा मानना यह है कि जब कोई शायर एक शेर भी लिखता है तो वो उसके अंदर खलिश होती है, और ये खलिश अपने माहौल से, और मैं इसमें इश्किया शायरी को शामिल कर रहा हूं, वो अपने माहौल से जो कुछ हो रहा है उससे नाला है जी। और उस से नाला होने की वजह से अगर इश्किया शायरी को भी लें तो वो अपने महबूब को इसलिए याद कर रहा है कि वो बेहतर माहौल चाहता है अपने आसपास की चीजों से नाला हुए बगैर वो लिख ही नहीं सकता, उस खलिश के बिना लिख ही नहीं सकता। तो ये पहला कदम होता है जो जो एहतजाज का, मैं कहा करता हूं कि ये एहतजाज, इंसानी एहतजाज की का ये पहला कदम हम मान सकते हैं। और ऐसे में दूसरा कदम फिर होता है कि आप ये भी लिखें कि क्या बुरा है, सिर्फ अच्छे ख्वाब की बात ना करें। यानी आप ख्वाब इसलिए देख रहे हैं महबूब का कि आप रेस्टलेस हैं, लेकिन ये खूबसूरत ख्वाब खाली ना देखें बल्कि ये भी देखना शुरू करें और लिखना शुरू कर दें कि भाई मैं किन चीजों से नाला हूं। ये दूसरा कदम है। और तीसरा कदम है जिसको मैं इनकलाबी शायरी कहता हूं, वो फिर बनती है तब जब शायर का कलम या लेखक का कलम, अदीब का कलम या पेंटर की पेंटिंग या किसी का गाना, म्यूजिक, ये भी बात करने लगे कि वो कैसी दुनिया का तस्वुर कर रहा है। तो इसमें एक चीज जुड़ गई आज के वो दौर में, स्टैंड अप सटायर। और उसके लिए बदलाव के लिए क्या करना है, जब यहां तक पहुंचता है तो एहतजाज जो है वो इनकलाबी लिटरेचर में बदल जाता है। तो ऐसी कौन सी बात है, ये इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है कि ऐसी कौन सी बात है जो वक्त के साथ आपने अपनी राय किसी चीज पर बदल दी? देखिए, दो बातें हैं बदलने जी। का जहां तक ताल्लुक है, और उसमें कुछ सबक हमें गांधी से लेना चाहिए। गांधी ने यह कहा था कि मैंने बहुत गलतियां की हैं जिंदगी में, तो मेरी पुरानी चीजें कोट मत करो, मुझे ये मत बताओ कि तुमने तब ये कहा था और अब ये कह रहा हूं। तो अब मेरी समझ बढ़ी है और मैंने सीखा है जिंदगी से, तो अब जो कह रहा हूं वो बात मेरी उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन गांधी को कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, इस वजह से कर रहे थे बदलाव जो आ रहा था। तो बदलाव बुरी बात नहीं, बिल्कुल। बदलाव की सिमत क्या है वो अहम चीज। क्या बदलाव की सिमत ऐसी है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या बदलाव की सिमत ये है कि आप बेहतर आर्टिकुलेशन कर रहे हैं किसी ख्याल का, या नए ख्याल के साथ आप आ रहे हैं लोगों के सामने। तो साइंटिस्ट होने की हैसियत से मैं तो ये कह ही नहीं सकता कि बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंस तो चलती ही बदलाव के ऊपर है, उसकी वेहिकल ही बदलाव है। बदलाव अगर नहीं हो रहा तो साइंस हो ही नहीं रही। तो बदलाव बुरी बात नहीं, पर कैसा बदलाव। अब अगर हम देश को देखें तो 2014 के बदलाव को मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छा बदलाव तो है। बदलाव क्या हम इंफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं या मिस इंफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं? हर एक टेक्नोलॉजी जब दुनिया में नई आई है तो दो तरह के लोग खड़े होते हैं, बंटवारा हो जाता है उसके ऊपर, बातचीत करने वालों का, उसके ऊपर बहस करने वालों का। एक वो होते हैं जो उसके साथ खड़े होते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ खड़े होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो हमेशा उसके खिलाफ होते हैं। और ये पूरी हिस्ट्री हमें बता रही है टेक्नोलॉजी की कि हमेशा ही नई टेक्नोलॉजी को बहुत जोर से तस्लीम नहीं किया जाता। हाँ, मतलब उसके खिलाफ बातें की गई हैं।
कुछ चीजें असरात ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी के बहुत बुरे होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जब धूल बैठ जाती और वो जिंदगी में दाखिल होने लगती है आवाम के, तब हम उसका सही आकलन कर सकते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी है। और यही बिल्कुल हो रहा है आज की टेक्नोलॉजीज के साथ, खासतौर से इंटरनेट के साथ, सोशल मीडिया के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। हालांकि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो गलत ही नाम लगता है उसका। वो वहाँ इंटेलिजेंस तो नहीं है, एफिशिएंसी जरूर है। बहुत अच्छी बात। मैं ये पूछ रहा तो था मिस इन्फॉर्मेशन का जहां तक ताल्लुक है, धूल बैठेगी, जी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी फिल्टर आउट हो जाएगी। अभी उसको बहुत सारे ऐसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको, जो चकाचौंध का इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का, और वो गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है इसमें। लेकिन वो धीरे धीरे मेरे ख्याल में धूल बैठेगी। तो क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो आपके इंटरेस्ट की बात है, वो सिर्फ साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है या सारे सिटीजन की जिम्मेदारी है ये? देखिए, साइंस तो हो सकती है कि जिम्मेदारी हो साइंटिस्ट की, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर की एक खूबसूरत डेफिनेशन जो दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो ये है कि साइंटिफिक टेम्पर इज टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। यानी हम आजाद नहीं हो सकते जब तक साइंटिफिक टेम्पर ना हो हमारे अंदर, और हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर तब तक नहीं आ सकता जब तक हम आजाद ना हो। तो दोनों का चोली दामन का साथ है। इसका आजादी मतलब ये हुआ कि किस पर्सपेक्टिव से आज़ादी? जी, आज़ादी किस पर्सपेक्टिव से, किस रेफरेंस से? हम आजाद सोच ही नहीं रख सकते, हमारी सोच ही कैद है। तो हमारी एक्शंस कैसे आजाद हो सकते हैं? अगर आजाद सोच रखनी है तो फिर जरूरत इस बात की है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए। और साइंटिफिक टेम्पर तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक कि हम आजाद सोच और समझ ना रखें। सवाल पूछने की आजादी हो, सोचने की आजादी हो, ख्वाब देखने की आजादी हो, नई चीजें तलाश करने की आजादी हो, ये सारी आजादियां साइंटिफिक टेम्पर के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ, और एक जगह और बहुत खूबसूरत बात वो कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इज एप्लीकेशन ऑफ कंक्लूजन्स ऑफ साइंस आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ लेबोरेटरी। तो जो लेबोरेटरी है, जहां से जो साइंसदान कर रहे हैं, उनके बाहर जो खोजा गया है, जो दौलत पैदा की गई है ज्ञान की, उस दौलत का इस्तेमाल। तो ये साइंटिफिक टेम्पर हर एक के लिए, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। रिमार्केबल बात है कि इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया दैट वी स्प्रेड साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ह्यूमनिज्म। तो साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ साइंटिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, हम में से हर नागरिक की, हर शहरी की जिम्मेदारी है। तो क्या हर यकीन को सवालों से गुजरना चाहिए? हर यकीन को? हर यकीन को कसौटी से गुजरना चाहिए। कसौटी जो साइंटिफिक टेम्पर की कसौटी हो, कसौटी जो साइंस की कसौटी हो, दोनों चीजों की कसौटी से हर यकीन को गुजरना चाहिए। मतलब कॉमन सेंस से भी, और कॉमन सेंस से, फ्रीडम से? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं, आप सवाल जो कर रहे हो अगर उसको गहराई से देखा जाए, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब साइंस नहीं देती। जैसे मतलब फैज अहमद फैज की शायरी क्यों पसंद है, आपको चार्ल्स डिकन की अ टेल ऑफ टू सिटीज क्यों पसंद आ रही है, या मदर क्यों पसंद आ रही है मैक्सिम गोर्की की, मोहम्मद रफी की आवाज क्यों पसंद है, अ, अल्लाह रखा का तबला क्यों पसंद है आपको? इनके जवाब साइंस के पास नहीं है। इनके जवाब भी साइंस के पास नहीं है कि कोई जंग का साथ क्यों देता है, कोई कत्ल और कातिल और बलात्कारियों का साथ क्यों देता है,
ये हमें खुद डिसाइड करना होता है। और इसके लिए जो सामाजिक एक मजमूई तौर पे जो हम अपने लिए बना लेते हैं कवानीन, वो धीरे धीरे हमारे ज़हन में, और हमें उनके जवाब वहां से मिलते हैं। वो हो सकता है कुछ लोगों को जवाब मजहब से मिलें, मजहब की किताबों से मिलें, वाज से मिलें, प्रवचन से मिलें, इन चीजों से मिलें, लेकिन परखने की कोशिश जरूर करना चाहिए। और उसकी तरफ भी इशारा बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन गांधी जिस तरह से इशारा करते हैं वो बहुत अच्छा तरीका है कि जो मैं कदम उठाने जा रहा हूं वो क्या समाज की लाइन में खड़े हुए आखिरी आदमी के हित में है, उसके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ये बहुत अच्छा एक पैमाना हो सकता है। मैं इस पैमाने को और थोड़ा एक्सटेंड करके अपने लिए रखता हूं और सोचता हूं कि अब से 400 साल बाद आने वाली नस्लें मुझे मुड़कर पीछे कैसे देखेंगी। हम जैसे उस समाज को देखते हैं जिस समाज में गुलाम रखे जाते थे, लोग खरीदे और बेचे जाते थे, उसको बड़ी नफरत से देखते हैं। जी। हम उस समाज को बड़ी नफरत से देखते हैं जिसमें राजाओं का आखिरी हुक्म होता था, और अगर उन्होंने कह दिया कि हाथी के पैर के नीचे दबा दो किसी आदमी को, तो दबा दिया जाता था। वो बुरा दौर था। तो ऐसे ही हमें भी परखने की कोशिश करेंगी आगे आने वाली नस्लें। तो मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं उसको कैसे देखा जाएगा, उसको इमेजिन करने की कोशिश मेरे लिए एक लीडिंग यानी मशाल की तरह से हमेशा रही है। ये मतलब सवालों से गुजरना चाहिए यकीन को, मतलब ये है कि फेथ को या जो बिलीव्स हैं, दरअसल जो हमारे बहुत सारे एपिसोड्स रहे हैं उसका मकसद भी रहा है कि नाम भी उसका नज़रिया द विजन की अपना पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा ये है कि जैसे मज़हब की बातें हो आपने की, तो सारे मज़हब और सारे मज़हब के मानने वाले, तो जो फॉलोअर्स हैं वो जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं जो चले आ रहे हैं, उसको मज़हब मानते हैं। दरअसल मज़हब वो नहीं मानते जो असल स्क्रिप्चर वाला मज़हब है, वो उसको मानते हैं। वहीं पर जो अभी आपने कहा कि क्यों लोग भी एक मर्डर को की मुखालफत ना करके उनकी पैरवी करते हैं, या मास मर्डर को भी की पैरवी कर देते हैं, जंग की पैरवी कर देते हैं, वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो रिचुअल्स मान रहे हैं। अगर मज़हब मानते तो शायद वो ऐसा नहीं करते। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? हाँ, इसको मैंने बहुत गहराई से सोचा है। जी। बचपन से ये सुनता आया हूं कि कोई मजहबी आदमी जब बैठ के बात कर रहा होता है, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, किसी भी मजहब के आदमी की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके ये आर्गुमेंट लगातार रहते हैं दूसरे के बारे में कि भाई वो उनका मजहब ठीक नहीं है और ये रिचुअल्स हैं जो वो मान रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि एक मुसलमान आतंकवादी है, ये बहुत खराब कॉइनेज है, बहुत खराब जबान है, लेकिन ये इतनी आम हो गई है कि मैं यहां समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं मतलब मुझे बहुत नफरत है इस बात से। आतंकवादी आतंकवादी होता है, लेकिन वो आतंकवादी जो है, अगर वो इस्लाम से अपना इंस्पिरेशन ले रहा है, किताबों से वो कह रहा है कि मुझे वहां से आतंकवादी बनने की प्रेरणा मिली है, या वो वेदास से और हिंदू स्क्रिप्चर्स से ले रहा है प्रेरणा उसकी, तो वो तो जान पे खेलने को तैयार है, दूसरे की जान लेने को तैयार है। तो क्या हम उसे कम मुसलमान या कम हिंदू कहेंगे या कम ही क्रिश्चियन कहेंगे? नहीं, उसे ये कहेंगे कि उसको सेंस नहीं है मज़हब को समझने का। हम ये कह सकते हैं हमारी समझ जो है मजहब की वो अलग है और तुम्हारी समझ जो है वो अलग है। लेकिन हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुम ही कम हिंदू या कम मुसलमान हो या कम क्रिश्चियन हो या कम जायनिस्ट को आप क्या मानेंगे कि वो कम जीव हैं, और जो बहुत समझदार और अच्छे और हिंसा के खिलाफ जीव हैं वो ज्यादा जीव हैं
प्रियतम जीवन नहीं ऐसा। मेरा ये मानना है कि हर मजहब के अंदर और हर मजहब की किताबों के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं और वो जस्टिफाई की जा सकती हैं। अमन, चैन, शांति, भाईचारा, एक दूसरे की इज्जत करना, ज्ञान की तलाश में जिंदगी गुजारना, ये भी हमको इन किताबों में मिलता है, इन स्क्रिप्चर्स में मिलता है। और इन्हीं किताबों के अंदर नफरत करना, मारकाट करना, दूसरे के खिलाफ खड़े होना, ये भी वहीं पर ही मिलता है। और इससे कोई भी किताब, यानी मैं अगर हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं, सिख हूं, तो फिर मैं दोनों चीजें सीख सकता हूं, अपने मजहब से, अपने मजहब की किताबों से, अपने ट्रेडिशन से। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या सीखता हूं। मैं उससे मारकाट सीखता हूं, दूसरे से नफरत करना सीखता हूं, क्योंकि मैं मुसलमान इसलिए हूं कि मेरा मजहब दूसरे से बेहतर है। मैं हिंदू इसलिए हूं कि मेरा मजहब दूसरे से बेहतर है। मैं क्रिश्चियन इसलिए हूं। तो दुई जिसे कहते हैं, वो यहीं से शुरू हो जाती है। मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, वो वैल्यू जजमेंट होगा। मैं किसी भी मजहब को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, पर मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि मजाहिब की किताबों में दोनों चीजें मौजूद हैं। आप उनसे क्या सीख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि इंटरप्रेटर जो है, जो आम तौर से जो मॉडरेटर हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी सही सही नहीं निभा रहे हैं। अगर वो सही निभाते तो वो सही कॉन्सेप्ट स्प्रेड करेंगे। मजहब का कोई भी अगर आप मजहब डिवाइन है या नहीं है, ये इसकी कोई बहस नहीं है। बहस ये है कि अगर मजहब का मकसद क्या हो सकता है। मजहब का मकसद तो मारकाट नहीं हो सकती। मजहब का मकसद सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। अगर हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। तो सस्टेनेबिलिटी को हम मद्देनजर रखते हुए, पस मंजर पे रखते हुए अगर बात करें तो वाजह हो जाएगा कि इसका मकसद सस्टेनेबिलिटी है और पीस है। ये स्कॉलर को समझाना चाहिए। एक और चीज ऐड हो गई है जी आज के दौर में। वैसे मजहब का हमेशा ही से पॉलिटिकल इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन आज के दौर में एकदम से सोवियत यूनियन के गिरने के बाद उसका इस्तेमाल बहुत तेज हो गया है। जी तो हमें ये भी समझना चाहिए, मजहबी आदमी अगर है तो मैं चाहूंगा कि वो ये इस बात समझे कि कहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो गई, कहाँ उसका मजहब पीछे रह गया, कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ तक उसके मजहब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिक्स के लिए। देखिए, बाबरी मस्जिद गिराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स था, मजहबी नहीं था। यकीनन। मजहबी होता अगर तो फिर बड़ा आसान था, दोनों मजाहिब के लोग बैठ के बात कर लेते कि चलो तुम यहां पूजा कर लो, भगवान तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है। जी वो ताकत जिसने बनाया, तुम उसको कुछ और नाम दे रहे हो, हमको तुम यहाँ पे वो कर लो, हम कुछ और कर लेते हैं। अगर झगड़ा भी था तो फिर ये कहा जाता कि छोड़ो यार, बहुत मस्जिदें हैं, बहुत मंदिर हैं हमारे देश में, चलो इसको स्कूल बना देते हैं, इसी इमारत को, और बिल्कुल। मिल के हम इसको बेहतर बना देते हैं। तो वहां थी पॉलिटिक्स। और ये आज तो मैं बहुत, मतलब हर एक आदमी की समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मजहब था ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स थी। और पॉलिटिकल पार्टी ने ही लगातार लीड किया, मजहबी लोगों को तो साथ लगा लिया, हम्म, और वो भी मजहबी लोग, पॉलिटिशियंस ज्यादा थे, मजहबी कम थे, इसलिए साथ। बिल्कुल सही। तो आज तो बहुत आराम से कहा जा सकता है कि देखिए साहब, ये जो तरीका है मजहब के इस्तेमाल का, इसमें खबरदार रहिए कि आपका मजहब, आपके मजहब का नाम किस तरह से राजनीति के लिए या सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल चैलेंज क्या लगता है आपको? इस वक्त सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल चैलेंज ये है कि हम
दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो चाहे साइंस की फील्ड में हो, हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, आर्ट्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, नई नस्लों को हम उनसे आगाह करें और ऐसा माहौल मुल्क में पैदा करें, इंटेलेक्चुअल माहौल पैदा करें, जिसमें हमारी आगे आने वाली नस्लें जो हैं, वो नस्लें इस चैलेंज को कबूल कर लें कि हम दुनिया में सबसे बेहतर इंटेलेक्चुअल मैन पावर पैदा करेंगे। कम से कम हम कोशिश करेंगे। ये जो रिवर्सल हुआ है 2014 के बाद, इसने इस आ, चाह को, इस ख्वाब को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। गुमराही बढ़ी है। जी, ये कि हम दुनिया की ताकतों से इंटेलेक्चुअली भी एंगेज करेंगे, समझ करके कि बेहतर से बेहतर इंटेलेक्चुअल खजाना कैसे और कहाँ पैदा हो रहा है, और हम उस खजाने को के भंडार को बढ़ाएंगे, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बढ़ाएंगे। सिर्फ विश्व गुरु कह देने से कुछ नहीं होता। एक तरफ आप अपने को विश्व गुरु कहें और दूसरी तरफ 1 लाख स्कूल बंद कर दें, और खासतौर से उसका सबसे बड़ा असर बच्चियों के ऊपर पड़े, तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क तरक्की तब भी नहीं कर सकता जब बाबाओं का एसेट, 10 बाबाओं का एसेट 2 लाख करोड़ हो जाए मुल्क में, और हमारी एजुकेशन का बजट, हमारी साइंस का बजट जो है वो उसका आधा भी ना हो। नहीं हो सकता। ये इंटेलेक्चुअल चैलेंज है इस वक्त का देश के अंदर बहुत बड़ा। और मैं 10 बाबाओं की बात कर रहा हूं, मैं सारे मंदिरों की, सारे मस्जिदों की, सारे गुरुद्वारों की और उनकी बात नहीं कर रहा। वहां हम कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कितना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, और एजुकेशन किस तरह से स्टाफ्ड है, रिसर्च किस तरह से स्टाफ्ड है इस वक्त, वो देखने की जरूरत है। आगे आने वाली नस्लों को ये सोचने की जरूरत है। और रिसर्चेस जो हो भी रही हैं, तो रिसर्चेस क्या सही लाइन पर हो रही हैं आपके हिसाब से? सही लाइन और गलत लाइन कुछ नहीं होती है रिसर्च में, लेकिन ये कि अगर हम रिसर्च पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम साइंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लगातार उस पर सवाल उठते रहने चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना मानी जाए। हमें लगातार उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना, क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। बदतर से बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डार्विनिज्म हटा दिया किताब से, पीरियोडिक टेबल हटा दी किताब से। ये जो चीजें हैं ये बहुत खतरनाक हैं। स्कूलों का बंद करना तो खतरनाक है ही, लेकिन हम इंटेलेक्चुअली वो बच्चे पैदा करेंगे जिन्होंने डार्विनिज्म नहीं पढ़ा है, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस अनईजी फील करते हैं। जो बाबाओं के पैर छू करके पले बढ़े हैं, उनके लिए डार्विनिज्म जो है वो एक खतरे की तरह से, घंटी की तरह से बन जाता है। क्योंकि बाबा तो ये बता रहे हैं कि 5 तत्वों से बना है सब कुछ। बाबा तो ये बता रहे हैं कि यहां से पैदा हुए, यहां से पैदा हुए, यहां से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए। या कोई ये बता रहा है कि भाई 6 दिन में अल्लाह मियां ने बना दिया। तो यहां टकराव है ख्यालों का। इस टकराव से ये पॉलिटिकल लीडरशिप डरती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप डार्विनिज्म माने या ना माने, लेकिन आप मजहब भी पढ़ाएं, वो 6 दिन भी पढ़ाएं, वो यहां से पैदा हुए, और डार्विनिज्म भी पढ़ाएं, नई नस्ल को चूज करने दें। बिल्कुल सही। ये है जरूरत आज के हिंदुस्तान। तो एआई जिसे आप नाम दे रहे थे, इंफॉर्मेशन, एआई को आप एक नाम, अच्छा नाम दे रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे सही नहीं लगता। आर्टिफिशियल मतलब हाई एफिशिएंसी अगर कहें तो ज्यादा बेहतर हो। तो ये इससे मतलब ये एआई से खतरा टेक्नोलॉजी को है या इंसान की नियत को? मतलब इंसान की नियत का खतरा है इसको, या टेक्नोलॉजी का खतरा है इसको? नहीं, देखिए, एआई जो है आज के दौर में जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम कर लिया तो एआई ने हमारा करेक्शंस कर दिए, या
आर्टिकल लिखने में मदद कर दी, ये इससे कहीं ज्यादा है एआई। पहले तो ये समझ लेना चाहिए। यानी वो इंडस्ट्री के ऊपर भी असरअंदाज होगा। वो रोबोट्स से काम लेने, जिस तरह से अभी तक काम लिया जाता रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि एआई को हम यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। यानी घर की सफाई के जो गैजेट्स बनेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे एआई का इस्तेमाल करके। घर में खाना पकाने का भी के ऊपर भी असर पड़ेगा कि कैसे हम पकाते हैं, तो वो एआई हमारी क्या मदद कर सकता है। और फैक्ट्रीज में जो जिस तरह से प्रोडक्शन होता है उस पर भी असर पड़ने जा रहा है। तो बहुत सारी चीजों पे असर डालेगी ये टेक्नोलॉजी। ये ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इतना बड़ा बदलाव पहली बार शायद इंसानियत देखने जा रही है। तो इस करना नहीं चाहिए। जो दूसरा बड़ा खतरा है वो ये है कि अगर ये ब्रेक थ्रू इस हद तक पहुंचती है कि कंप्यूटर इंसान की तरह से न सिर्फ ये कि सोचना शुरू कर दे, क्रिएट करना शुरू कर दे, बल्कि वो फैसले लेना भी शुरू कर दे। जैसे ही ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंचेगा एआई में, वैसे ही एक और बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो शायद इस जमीन पर जिंदगी के लिए भी खतरा बन जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी तरफ पॉइंट आउट किया है कि ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है जिंदगी के लिए खुद। पर मैं समझता हूं कि उस लिमिट पर शायद पहुंचेंगे नहीं हम कभी। अगर आपको एक पॉलिसी बदलने का अख्तियार मिल जाए तो तालीम, मीडिया या साइंस में कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? मैं तालीम से शुरुआत करूंगा और मैं तालीम के साथ साथ सामाजिक बदलाव यानी सामाजिक बदलाव की सोच से शुरू करूंगा। ऐसे सारे दावे समाज के अंदर जो कंप्लीटली अनसाइंटिफिक होते हैं, उनको परख करके साइंस की कसौटी के ऊपर एक ऐसी साइंस की बॉडी होना चाहिए जैसी चाइना में बनाई गई है। और वहां इस बात के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि अगर आप किसी एरिया के एक्सपर्ट नहीं हैं तो लोगों तक पहुंचाने से पहले उस दावे की परख जांच परख कर लें। ये हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है कि जिसके हाथ लगता है वो जैसा दावा होता है कर लेता है। और वो बहुत गुमराह कुन दावे हमारे समाज में हो रहे हैं। मीडिया को पूरी खुली छूट मिली हुई है कि वो जो चाहे आपको दिखा दे, कहीं भूत दिखा दे, कहीं प्रेत दिखा दे, कहीं कुछ दिखा दे, कहीं कुछ दिखा दे। रोज चमत्कार होते रहते हैं। ये चीजें जो हैं ये बंद होनी चाहिए। यानी बाद में ना करके रेस्ट्रिक्शन यहां होना चाहिए कि आप दावा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो दावा टेस्ट ना किया जाए। टेस्ट करवा लीजिए। मैंने आपसे पूछा कि एक पॉलिसी बदलने का आपको अख्तियार मिले तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो आपने कहा तालीम से। तो आज के नौजवान को सबसे पहले किस चीज़ की तालीम मिलनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग की, कैरेक्टर की या कंपैशन की? क्रिटिकल थिंकिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो फोकस हमें ये करना चाहिए कि हम बच्चों के दिमाग में जो सवाल उठते हैं उनका लगातार जवाब देने की कोशिश करें, और जहां जवाब नहीं दे पा रहे हैं वहां हमारी नस्ल के लोग यानी टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स वहां ये एक्सेप्ट करें कि हमारे पास जवाब नहीं है। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग से ही शुरुआत होनी चाहिए। हमारे कोर्सेज उसमें ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं हम बहुत तेजी के साथ कि बच्चे, आगे आने वाली नस्लों के, खासतौर से गरीब बच्चे जिनके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ें,
उनकी और प्राइवेट स्कूल में तो खास तौर से क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल बंद की जा रही है। उनके ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है, रटने का बोझ बढ़ाया जा रहा है और क्रिटिकल थिंकिंग कम की जा रही है। मैंने रटने वाला बोझ की बात की, तो मैं तो हमेशा से देख रहा हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो समझने से ज़्यादा रटने पर फोकस करता रहा है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ और आज तक वही चला आ रहा है, बोझ। तो एजुकेशन सिस्टम ही बदलने की ज़रूरत है इसके हिसाब से तो। और वो क्रिटिकल और कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कंपैशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंपैशन होगा तो शायद कैरेक्टर और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों आ सकती है। जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तब तक आपका कैरेक्टर किसी और का कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर तो तब तक बन ही नहीं सकता अपना जब तक क्रिटिकल थिंकिंग मौजूद ना हो, हमारी परवरिश का हिस्सा ना हो, हमारी एजुकेशन का हिस्सा ना हो, हमारे समाज की सोच का हिस्सा ना हो। यानी मैं अपने फादर की इमेज बनना चाहूंगा, फिर बिना ये सोचे हुए कि भाई मेरे फादर के जो बिलीफ सिस्टम थे वो कितने गलत थे, कहाँ गलत थे, किन चीजों को छोड़ना चाहिए हमें, किन चीजों को उनकी अपनाना चाहिए, या मेरे दादा हैं या माँ हैं या और लोग हैं। तो जो एल्डर्स हैं उनकी ये कोशिश रहेगी कि हमारा बच्चा हमारी इमेज में ढल जाए या हमारा जो ख्वाब था वो पूरा करे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि वो ख्वाब सही है या नहीं है, सोच समझ के उस ख्वाब को अपनाया जाए, इसलिए नहीं कि समाज का जोर है। तब बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं और मेरे जमाने से भी हैं और आपने भी ये महसूस किया होगा कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, इंजीनियर नहीं बनना चाहते, वो म्यूजिक करना चाहते हैं, वो शायरी करना चाहते हैं, शायद लिटरेचर में जाना चाहते हैं। पर माँ बाप का, समाज का इतना दबाव होता है कि नहीं 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 भाई, अच्छी जो लाइन है वो तो यही है कि डॉक्टर बन जाओ, फिर सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी जिंदगी की। तुम तो ये क्रिटिकल थिंकिंग से दूर ले जाने वाली बात है अगली नस्लों को। ये दबाव आजकल पॉलिटिकल दबाव हो गया है कि वो कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनकी इज्जत है और कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनकी इज्जत नहीं है। और अगर साइंस की, साइंटिस्ट की समाज में इज्जत नहीं होगी तो वो यहां साइंस नहीं कर पाएंगे। जिसको साइंस करनी होगी फिर वो बाहर जाएगा, जिसको विज्ञान में कदम आगे बढ़ाने होंगे वो बाहर जाएगा। करेक्ट। तो आपके नज़दीक आज के दौर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हिंदुस्तान की आप पूछ रहे हैं? अ, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो कास्ट सिस्टम है। वो हर चीज के ऊपर हावी है। लगता ये है कि कास्ट सिस्टम शहरों में खत्म हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। लगता यह है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो गई, और मैं ये किसी एक मजहब के मानने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। हर मजहब के अंदर यहाँ, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम मौजूद है, अनटचेबिलिटी मौजूद है। लेकिन जब कोई चीज इतनी ज्यादा होती है समाज के अंदर कि वो हर जगह मौजूद हो, तो फिर हमारी परवरिश के दौरान हमारी नजरों से वो हट जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि क्या आपके घर में जो काम करने वाला या काम करने वाली होती है, झाड़ू देने वाली होती है, उसके लिए बर्तन अलग होते हैं या नहीं होते हैं? तो कुछ लोग जवाब देते बर्तन तो वही होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनके घर में उनके सोफे पर बैठने की उसे इजाजत नहीं होती, उनकी डाइनिंग टेबल पर उसे बैठने की इजाजत नहीं होती। ये अनटचेबिलिटी ही है, और मैं इसे अनटचेबिलिटी ही मानता हूं। तो हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यहां पर अभी भी कास्ट सिस्टम मौजूद है, अनटचेबिलिटी मौजूद है। जब तक हम इसको खत्म नहीं करते तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और कुव्वत की बात मैंने पूछी। कुव्वत हमारी, हमारे जनता है, अवाम है। वो अवाम जिन्होंने न सिर्फ ये कि
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको हरा करके बाहर निकाला, बल्कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को भी वही अनपढ़ जाहिल, आप जो नाम देना चाहें सुबह से लेके शाम तक देते ही रहते हैं, उसी जनता ने हमारे पॉलिटिशियंस को आजादी के बाद बार बार सबक सिखाया है। और जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है मेरे ख्याल में उसको भी वही जनता सबक सिखाएगी। यही कुव्वत है। तो अच्छा, आपकी अपनी जिंदगी को एक नज्म का उन्वान दें अगर आप, तो वो क्या होगा? अभी किताब आ रही है, वो शायद मेरी जिंदगी से ही आपकी किताब? मेरी सिलेक्शन है पोएम्स का, सरकशी। तो मैं तो सरकशी ही नाम दूंगा अपनी जिंदगी को। आप खुद सरकशी नाम देंगे उसका? जी, उस किताब का भी नाम सरकशी है, लेकिन अपने को भी मैं अपनी जिंदगी को भी सरकशी ही नाम दूंगा अगर देना पड़ा तो। अभी आपने बात नहीं होगी कि अपने बारे में इस तरह से बात की जाए, लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो सरकशी ही फिट होता है। ये आपकी किस नंबर की किताब है? मतलब कितनी किताबें हो गई आपकी खास खास? सवाल का जवाब तो शायद मुझे गिनी नहीं है मैंने, लेकिन नज्म में, किताबें तो बहुत हैं। नज्म में। ज्यादातर अपने एरिया में इससे पहले तक छपती रही हैं। जो मेरा साइंस कम्युनिकेशन का एरिया था उसमें छपती रही हैं। लेकिन जहाँ तक पोएम्स का सवाल है, नज्मों का सवाल है, उसमें ये चौथी किताब होगी। अच्छा, पोएम में चौथी है। वो तो मिथक से साइंस तक वो तो बड़ी अच्छी किताब है। मतलब अच्छी का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग जान रहे हैं उसको, काफ़ी लोग जानते हैं। अभी आपने एक बात की थी 100 साल बाद या 400 साल बाद, तो 100 साल बाद अगर आपका सिर्फ एक ख्याल जिंदा रहे, तो वो ख्याल आप क्या चाहेंगे कि जिंदा रहे? क्रिटिकल थिंकिंग समाज के लिए जरूरी है और उसमें बदलाव लाते रहना बहुत जरूरी है। उसकी बेसिस ये है कि हम नई सोच को रोकें ना, और नई सोच को परख करके खुली बाहों से उसका खैर मकदम करें। ये बहुत जरूरी। अच्छा। मैं बहुत सारी बंदिशों में, सामाजिक बंदिशों में घिरा हुआ हूं, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सामाजिक बंदिशों को मैं अच्छा समझूं। अगर मैं उनको अच्छा समझने लगूंगा तो मैं कभी कोशिश ही नहीं करूंगा बदलाव की। हाँ, कभी तो कभी तो बदलाव की वजह से। का आइडिया अपने अंदर और बेहतर सिमत में बदलाव का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिमत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमत की अहमियत बहुत ज्यादा है। हर बदलाव अच्छा नहीं होता, कभी कभी समाज को वहां के रहने वाले पीछे की तरफ धकेल देते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अगर मैं साहिर लुधियानवी के लफ्जों में कहूं तो मैं ये ख्याल जिंदा रखना चाहूंगा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये ख्याल अगर जिंदा रह जाता है समाज के अंदर तो बहुत बड़ी बात हो। अच्छा, थोड़ा सा मैं रैपिड फायर टाइप का आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तो इल्म या हिकमत? मेरे ख्याल में इल्म के बिना हिकमत ही कहाँ है, हो ही नहीं सकती। तो यानी कि इल्म। या का सवाल तब खड़ा होगा जब कोई हिकमत इल्म के बिना हो सकती हो। साइंस या शायरी? दोनों, दोनों क्रिएटिव फील्ड्स हैं, समाज को दोनों की जरूरत है। हमें इनफिरादी तौर पर यानी इंडिविजुअली भी हमको बहुत जरूरत है दोनों की, तो दोनों जरूरी है समाज के लिए। फैज, इनमें से चूज कर सकते हैं। फैज या गालिब? दोनों, दोनों बहुत बड़े मोड़ हैं उर्दू लिटरेचर के अंदर, और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लिटरेचर में भी दोनों बहुत बड़े मोड़। मैं मानता हूं कि मीर, गालिब, फैज, अ, ये बहुत बड़े मोड़ हैं जो मरहले। उर्दू लिटरेचर में कम से कम आए। आइंस्टीन या कबीर? दोनों। आइंस्टाइन के बिना साइंस नहीं है आज की, और कबीर के बिना लिटरेचर
नहीं है हिंदुस्तान का। सवाल या यकीन, सवाल। खौफ या उम्मीद, यकीन बदल जाता है, खौफ या उम्मीद, सवाल लगता है, उम्मीद। उम्मीद। अच्छा, किताब, व्हाट डू यू थिंक ऑफ बुक? मेरे ख्याल में आज के दौर में कहें तो सिर्फ किताब नहीं, बल्कि उसमें हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए पढ़ाई। हाँ, यानी स्टडी। रीडिंग हैबिट, पढ़ना, वो चाहे इंटरनेट के ऊपर हो या उस पे हो। अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं, और मैं सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर आने वाली चीजों की बात तो नहीं कर रहा हूं, बल्कि किताबों की बात कर रहा हूं जो दोनों तरह की इस वक्त मौजूद हैं। जो हाथ में किताब हम ले सकें वो, और जो इंटरनेट के ऊपर हमें एक्सेसिबल हो। अगर हम वो पढ़ नहीं रहे हैं तो शायद हम जिंदा भी नहीं हैं। मतलब जैसे कि जिंदगी के लिए लहू जरूरी है, उसी तरह किताब के लिए, इंसान के लिए किताब जरूरी है। नज्म। मैं मेरा ख्याल ये है कि मुझे गजल से, उर्दू में अगर आप नज्म उस माने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो गजल खूबसूरत है। गजल के मीटर्स में रखने की स्किल अगर आ जाए तो अपने अंदर जो गजल की खूबसूरती होती है, जो उसकी फॉर्म में खूबसूरती होती है, वो आपके हाथ लग जाती है। तो ख्याल अगर कच्चा भी है तो खूबसूरती वहां से मिल जाती है। नज्म में ये मौजूद नहीं है, आसानी। नज्म में ख्याल की गहराई जरूरी चीज है उसे खूबसूरत बनाने के लिए। वो अपने अंदर खुद से खूबसूरत नहीं होती है। तो जब तक खूबसूरत नहीं है तो वो नज्म नहीं है। तो मैं समझता हूं कि नज्म बड़ा कैनवस पेंट करने के लिए हमें दरकार होती है, जिसमें हम अपनी बात पूरी तरह से कारी तक पहुंचा सकें। बात ऐसी हो जिसकी जिसकी तमहीद भी बांधी जा सके। गजल में इसकी गुंजाइश नहीं। अच्छा, साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट क्या है? साइंटिस्ट वो लोग हैं जो लगातार सवाल उठाते रहें और सवालों का साइंस की कसौटी के ऊपर जवाब तलाश करते रहें। यहां दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सवाल के जवाब की तलाश करना और साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना उसके लिए। मैं तब साइंटिस्ट नहीं बनता जब मैं ये कहूं कि ये जो दिन रात बनते हैं वो मेरी वजह से बनते हैं। इसका जवाब ये भी हो सकता है कि मैं हूं मौजूद इसलिए दिन रात बनते हैं। एक जवाब ये, पर ये साइंस की कसौटी पे कसा हुआ जवाब नहीं है। हम्म। तो फिर ये मुझे साइंटिस्ट नहीं बना। अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं कि जमीन के घूमने की वजह से दिन रात बनते हैं, तब मैं साइंटिस्ट हो सकता। तो सवाल उठाते रहना, नई तलाश, चीजों को तलाश करना और उनको साइंस की कसौटी पर परखते हुए एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल पेश करना जिसमें ज्यादातर डेटा फिट हो सके, ऐसे आदमी को हम साइंटिस्ट कहेंगे। मतलब ऑब्जर्व करके और एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करना चीजों को। खाली ऑब्जर्वेशन नहीं, खाली ये ऑब्जर्वेशन हुई ना कि हम दिन रात बन रहे हैं, जी। और उससे सवाल आया कि ये क्यों बनते हैं। तो जवाब ये भी हो सकता है खुदा की मर्जी, जवाब ये भी हो सकता है कि मेरी मर्जी से बनते हैं, जवाब ये भी हो सकता है कि सूरज चांद तारे आसमान में घूम चढ़े हुए हैं, घूमते रहते हैं। तो ये कई जवाब हो सकते हैं। साइंटिस्ट जो है वो सबसे बेहतर कॉन्सेप्चुअल मॉडल दे पाए
जिसमें ज्यादातर डेटा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो समा सके, यानी सितारों का अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरह के सितारों का दिखाई देना भी उसके अंदर एक्सप्लेन हो जाए। उसके अंदर ये भी एक्सप्लेन हो जाए कि सूरज दूर है या करीब है, वो सातवें आसमान पे है कि नहीं है, आसमान कोई चीज है कि नहीं। लगातार वो सवाल करते रहना बहुत जरूरी है और उसको टेस्ट करते रहना, और जो डेटा इकट्ठा हो किसी वक्त वो उस मॉडल के अंदर जो हम पेश कर रहे हैं एक्सप्लेन किया जा सके। साइंटिस्ट के बाद हीरो। हीरो कोई भी ऐसा आदमी है जो जिंदगी में ऐसी चीज करे, मेरे ख्याल में, जो समाज की बेहतरी की तरफ उसको ले जाए और पूरे समाज के लिए वो एक निशान बन जाए कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, जो किसी ने शायद सोचा ना हो कि किया जा सकता है, या यकीन रहा हो लोगों को कि ऐसा नहीं किया जा सकता, वो करके दिखा दे। उसको मैं हीरो कहूंगा। जिसमें साइंटिस्ट भी आते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिस्ट भी आते हैं, जिसके अंदर एक्टर्स भी आते हैं, जिसके अंदर म्यूजिशियंस भी आते हैं, सब ऐसे लोग आते हैं। रिग्रेट। रिग्रेट की बात कर जी। रहे हैं, यानी अफसोस हाँ हाँ। जाहिर करना अपनी किसी हरकत के ऊपर। जी। दो तरह की रिग्रेट होती हैं, एक इंटेंशनली, यानी आपने सोचा और कुछ ऐसा काम किया जिसके बारे में आपका ख्याल बदला और आपको लगा कि ये अच्छा नहीं था। और दूसरे ये हो सकता है कि अनइंटेंशनली हो जाए। तो दोनों हालात में इंसान को रिग्रेट करना चाहिए, लेकिन रिग्रेट काफी नहीं होती है। सबक हासिल करके आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है, और रिग्रेट करने की हिम्मत होनी चाहिए, अच्छा। बजाय पतली गली से हाँ हाँ, निकलने के। बिल्कुल एक्सेप्ट करें। हम रिग्रेट करने की हिम्मत रखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और वर्ड दूंगा डिफाइन करने के लिए, ड्रीम्स। ड्रीम्स। ड्रीम, दो तरह के ख्वाब होते हैं, एक तो हम सोते में देखते हैं हम्म, और एक खुली आंखें रख के अबुल देखते हैं। कलाम साहब की तरह। जी। तो जो खुली आंखें रख के देखने वाले ड्रीम्स हैं, मेरे ख्याल में उससे बेहतर कोई चीज नहीं है एक नई दुनिया बनाने के लिए, अपनी जिंदगी संवारने के लिए, औरों की जिंदगी संवारने के लिए। हमें लगातार खुली आंखों से ख्वाब देखते रहना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं बच्चों से, आने वाले, कि जब हम कहीं से उठ के जा रहे होते हैं हम्म, तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में ख्याल आता है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहां कैसे पहुंचेंगे, जी। कौन सी सड़क लेंगे, कार से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे, क्या रास्ता होगा, कौन सा रास्ता बेहतर होगा हमारे लिए, जल्दी किससे पहुंचेंगे, ज्यादा टाइम है तो आराम से कैसे जाएं। ये हमारे ज़हन में ख्याल आता है, और जब तक ये ख्याल ना आए तब तक हम शुरुआत ही नहीं कर सकते चलने की। पहले एक तो बार। जैसे ही ये ख्याल आया तो ये हमने ख्वाब देखा करेक्ट। खुली आंखों से कि हमें वहां पहुंचना है, हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम मेहनत ना करें, उठे ना अपनी जगह से, तो इस ख्वाब का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। तो आप जिस ड्रीम की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो खुली आंखों से देखा जाने वाला ख्वाब है, वही। उस ख्वाब की ताबीर भी हमें ही पैदा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी उसको पूरा करने के एक उर्दू वर्ड, उर्दू लफ्ज। जो लिए। उसने। उर्दू लफ्ज, मैं मतलब अगर आप पूछें तो कशाकशे जिंदगी, ये दो लफ्ज हो जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत उर्दू में क्वाइनेज है।
और मैं समझता हूँ कि इसका कैनवस बहुत बड़ा है, इन दोनों अल्फाज का मिल। कशाकश। ये कशाकश जिंदगी सिर्फ इंडिविजुअल की जिंदगी नहीं है, किसी एक खानदान की जिंदगी नहीं है, सिर्फ इसमें हिस्ट्री नहीं है, इसमें फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है। ये जो कशाकश जिंदगी है, ये कानों में खनकने वाला खूबसूरत फ्रेज है, मुझे बहुत पसंद है। और कोई वन इंग्लिश वर्ड? हिंदी का, इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश का, बता दीजिए। इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज हैं। किसी भी जमाने में, किसी भी जबान में बहुत सारे बहुत खूबसूरत अल्फाज हुआ करते हैं। तलाश करने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहला लफ्ज खूबसूरत कौन सा मेरे जहन में आता है। फ्रैटर्निटी फटर्निटी। जो लफ्ज आता है मेरे जहन में, वो उसकी भी वसअत बहुत ज्यादा है, जो बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन के दौरान, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस्तेमाल किया गया, फर्टर्निटी। जिसकी वजह से सारी दुनिया में फैला। बहुत खूबसूरत वर्ड है, हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, प्रियम्बल में भी है। एक पैगाम। सारे चौराहों से, गलियारों से, कूचों से गुजरने की लगन मुझसे कहती है कि कर गुजरो जो करना है तुम्हें, इससे पहले कि थकन की देवी थपकियां दे के सुला दे तुमको, उम्र छोटी है तो क्या जज्बों की लौ तेज करो। क्या पैगाम सिर्फ इतना ही है बात। कि उम्र का ख्याल नहीं करना चाहिए, जज्बों की लौ तेज करने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। रैपिड फायर में एक आखिरी, कि आप रूह को कैसे डिफाइन करते हैं? रूह को, रूह, एसेंस, रूह। एसेंस और रूह में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप रूह एसेंस के माने में ले रहे हैं, तो वो तो हमारा परसेप्शन है किसी चीज के बारे में, यानी हम उसकी फॉर्म से आगे बढ़ करके, किसी भी चीज की फॉर्म से आगे बढ़ करके उसे देख रहे हैं, जिसको जौहर या गौहर दोनों लफ्ज उर्दू में जी। इस्तेमाल होते हैं रूह के लिए। वैसे गौहर को मोती के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जौहर, दोनों की रूट एक ही है, जौहर और गौहर अल्फाज की। तो अगर दूसरी तरह की रूह की बात कर रहे हैं, कॉन्शियस वाले। जी। हाँ, मतलब आत्मा या स्पिरिट की बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें यकीन ही नहीं रखता, तो वो कोई चीज होती नहीं है। अगर रूह में यकीन नहीं करेंगे तो फिर बाकी क्रिएचर में और इंसान में फर्क नहीं रह जाएगा ना? दूसरी वाली रूह तो आ, हर एक चीज के अंदर, हर एक जिंदा चीज के अंदर मौजूद जान मौजूद है है। वो तो। मज़ाहिब तो हमें यही बताते हैं। बाकी सब में तो एक प्रोग्राम्ड जान है, मतलब करंट है, लेकिन अख्तियार तो अपने पास ही है ना, कि और किसी क्रिएचर के पास भी अख्तियार है? कॉन्शियसनेस अलग बात है और आत्मा अलग बात है। तो अगर आप आत्मा की बात कर रहे हैं, तो उसको मैं नहीं मानता कि कोई चीज होती है। कॉन्शियसनेस डेफिनेटली इंसान के अंदर मौजूद है, और वो कॉग्निशन का हिस्सा है, एवोल्यूशन का हिस्सा है, हमें धीरे धीरे मिली है लाखों सालों में। कम से कम 2.5 से 3 लाख साल तो हैं ही जिनमें ये कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है। ये बात अलग है कि पिछले 10,000 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसका लंबा इतिहास है कॉन्शियसनेस का। उसको हम रूह नहीं कह सकते, उसको हम स्पिरिट या आत्मा या सोल नहीं कह सकते। मतलब आपका ये मानना है कि बाकी जितने क्रिएशंस हैं, तो जो उनमें है सेम क्रिएशन हमारा भी है, कोई अलग से रूह या कोई अलग से अख्तियार इस तरह का हमारे पास नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो इंसान की कॉन्शियसनेस है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है फ्री विल का। जी। और हमारी फ्री विल कहीं ज्यादा स्ट्रांग है बाकी किसी स्पेशीज से। तो जो एवोल्यूशन हुआ है कॉग्निटिव एबिलिटीज का, यानी समझ का, कॉन्शियसनेस का जो एवोल्यूशन हुआ है,
उसमें एक लंबा तार है और हम उस तार के बिना कॉन्शियसनेस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर शायद सवाल पूछने की एबिलिटी है जो दूसरे जानदारों में नहीं है। तो अगर, और उनका जवाब तलाश करने की, सिस्टमैटिकली जवाब तलाश करने की एबिलिटी है। ये डेवलपमेंट जो है वो एक कदम से दूसरे कदम के साथ हुआ है। क्योंकि मैं क्रिएशन की थ्योरी में यकीन नहीं रखता, एवोल्यूशन में यकीन रखता हूं, जो साइंटिस्ट बताते हैं, जिसका आधार लेमार्किज्म और डार्विनिज्म है। जी। तो मैं ये समझता हूं कि वो भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है, लाखों सालों में हुआ है, और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, उसका अच्छा, कोई एविडेंस नहीं। आत्मा ही अलग करती है बाकी जो स्पेसिस कॉन्शियसनेस अलग करती है, कॉन्शियसनेस का लेवल अलग करता है, जी। आत्मा नहीं करती। चलिए, तो क्या ज्यादा जरूरी है? यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों को भी मरते हुए देखते हैं एक वक्त में, जी। बिना ये सोचे हुए कि उनकी मौत भी एक वक्त में नहीं हुई है। दरअसल जैसे जितने भी और स्पेशीज हैं, चाहे हम पौधों को लें या प्लांट्स को या फिर हम किसी जानवर को लेते हैं, तो ये सारे लोग बड़े प्रोग्राम्ड होते हैं। मतलब ये मुर्गी अंडे से निकली और उसको चुगना भी आता है, उसको बचना भी आता है कि कौन सा जानवर उसको खा सकता है तो भागेगी और किसके साथ सामने नहीं भागेगी, ये सब कुछ उसको इनहेरेंट होता है। और इंसान के पास वो नहीं होता। वो बहुत सारे इस तरह के फर्क हैं इंसान में और गैर इंसान में। ये तो कहना मतलब बेवकूफी की बात होगी कि इंसान में और स्पेशीज में फर्क नहीं है। जी। लेकिन स्पेशीज में भी फर्क है, और हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोग्राम्ड इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमने अलग अलग जानवरों में से ली हैं। तो प्रोग्राम्ड, जैसे पलक का झपकना होगा ही होगा, कोई चीज आ रही होगी, उसको आपके पेरेंट्स ने तो नहीं सिखाया। जी। आग से हाथ जलेगा तो हटा लेंगे हम एक झटके के साथ, ये तो नहीं सिखाया है किसी ने। ये अलग बात है कि उस पर डांट पड़ती है, अगर मोमबत्ती जल रही है और उसमें हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो कुछ चीजें हैं जो इंस्टिंक्ट हैं हमारे अंदर भी, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बिल्कुल अलग है, और उसका आत्मा से, रूह से, सोल से कोई लेना देना नहीं। बहुत कुछ हम अपने समाज से सीखते हैं, उसमें भी कोई दूसरे स्पेशीज भी अपने समाज से सीखती हैं बहुत सारी चीजें। शिकार करना सिखाते हैं अपने बच्चों को। चिड़ियां जो हैं वो दाना लेकर के आती हैं, शुरुआत में उनको फीड करती हैं। तो हमने कौन से जानवर से हमारा क्या रिश्ता है और हमने क्या लिया है इंस्टिंक्ट को लेकर के, जिसको आप प्रोग्राम्ड कह रहे हैं, तो कंप्लीटली प्रोग्राम्ड वो भी नहीं है, वो भी अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ लेते हैं। अच्छा, हमारे अलावा मतलब इंसान के अलावा बाकी स्पेशीज में भी इवोल्यूशन हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है, लगातार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किस फॉर्मेट में? एनवायरनमेंट बदल रहा है वहां, जो जिसको डार्विन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, उसके आधार के ऊपर एवोल्यूशनरी प्रोसेस लगातार चल रहा है। इसको समझना इसलिए मुश्किल होता है, और मैंने किताब में अपनी समझाने की कोशिश की है इसको, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि भाई 2-4 दिन में, 10 दिन में कोई बदलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमें। नहीं नहीं, 100 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 200 साल में, 1000 साल में भी एक बड़ा बदलाव क्यों नहीं आता दिखाई दे रहा? वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि कोई एक पत्ता दूसरे पत्ते में नहीं बदल जाता, लेकिन पेड़ का हर पत्ता अलग होता है। जो दूर से हमको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग होते हैं। एक शाख दूसरी शाख में नहीं बदल जाती, पर उस शाख का एवोल्यूशन हो रहा होता है। हर शाख दूसरी शाख से अलग होती है, नहीं, और ग्रोथ। सब मिलकर जड़ से जुड़े हुए होते हैं। नहीं, ग्रोथ को आप एवोल्यूशन कह रहे हैं?
मैं ग्रोथ को नहीं कह रहा, मैं इस बात को कह रहा हूं कि नेचर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, हर बार नया पत्ता बना करके, और वो पत्ते फिर सरवाइव होते हैं, उनको सिलेक्ट करता है, या उन जड़ों को या उन पेड़ों को सिलेक्ट करता है जो सबसे ज्यादा कंपीट कर पाते हैं किसी एनवायरनमेंट में। तो सर एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जिससे थोड़ी सी बात शायद वाज़ेह हो जाए कि यूरोप में जब धुआं बहुत बढ़ा तो एक तरह की तितली हुआ करती थी जिसमें दो रंग होते थे। एक रंग मटमैला था, तो सारी दीवारें जो थी वहां की और घरों की और पत्तों तक पे धुएं का रंग चढ़ गया पोल्यूशन की वजह से। तो जो उस कलर की थी तितलियां, उनके प्रीडेटर्स, उनको मारने वाले, उनको खाने वाले, उन्हें दिखाई नहीं दी। जो दूसरे रंग की थी तितलियां, वो प्रीडेटर्स ने खा ली। तो नेचुरल सिलेक्शन में ये वाली तितलियां जो हैं वो एक स्पेशी बन गई अलग। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन, एनवायरनमेंट का भी फैक्टर उसमें होता है, और डीएनए के अंदर लगातार जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है नेचर किसी भी लाइफ फॉर्म में या आरएनए में, वो नेचुरल सिलेक्शन की तरफ ले जाता है किसी स्पेशी में। अच्छा, साइंस को आप थ्योरी मानते हैं या फैक्ट मानते हैं? साइंटिफिक स्टेटमेंट्स को थ्योरी मानते हैं या फैक्ट्स? दोनों चीजें हैं। फैक्ट्स जन्म देते हैं थ्योरी को, और थ्योरी के अंदर अगर एनॉमली रह गई है, कुछ फैक्ट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो अक्सर वो वाले फैक्ट्स जो फिट नहीं हो रहे हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वो थ्योरी के लिए खतरा बन जाते हैं। तो फिर हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि नए फैक्ट्स की खोज, परख की वजह से नई थ्योरीज को जन्म देती। मतलब साइंस का काम ये है कि फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करके थ्योरी क्रिएट करे या फैक्ट निकालने की कोशिश करे, कि और कुछ भी? नेचुरल फिनोमेना को, और हमारे इल्म का भंडार इस तरह से बढ़ता चला जाए। अच्छा, क्या ज्यादा जरूरी है, सही जवाब ढूंढना या सही सवाल पूछते रहना? सवाल सही या गलत नहीं होता। सवाल साइंस के हिसाब से वही सवाल गलत हो सकता है जो साइंटिफिक सवाल ना हो, यानी उसके अंदर मैंने पहले भी, कौन सा ऐसा सवाल हो सकता है जो साइंटिफिक नहीं है? आपको क्यों पसंद है कोई सा म्यूजिशियन? नहीं, ये साइंस का सवाल नहीं। साइंस का सवाल वो सवाल है जिसका जब हम जवाब दें तो उसमें गलत साबित होने की कैपेबिलिटी हो। ये पॉपर की डेफिनेशन है, और ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जब तक किसी दावे को गलत नहीं साबित किया जा सकता, उसके अंदर क्षमता ना हो अगर गलत साबित करने की, तो वो साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, वो साइंटिफिक क्लेम नहीं। इसका मतलब है कि साइंटिफिक फैक्ट्स बदलते रहेंगे ही, हमेशा हमेशा बदलेंगे, बदलते रहेंगे, थ्योरीज बदलती रहेंगी, साइंटिफिक फैक्ट बदलते रहेंगे। तो आप फिर साइंटिफिक, पहले जमीन फ्लैट थी, फिर गोल हुई, फिर वो सेंटर में थी, फिर वो सेंटर से हट गई, फिर वो घूमने लगी। ये जैसे जैसे हमारे इल्म का भंडार बढ़ा, वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल जमीन का बदलता गया। जैसे सवाल पूछना या क्रिटिकल एनालिसिस करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना ज़रूरी है, और उसी तरह से साइंटिफिक टेम्पर भी ज़रूरी है। तो जैसे कि एक थ्योरी है कि चांद पर कभी कोई गया ही नहीं, चांद पर कोई कभी गया ही नहीं, इट इज़ अ थ्योरी। क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है कि हम यहाँ के फिनोमेनास को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। हम चांद वाले जो इन्वायरमेंट को यहाँ से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फिर भी वहाँ तक जाके लौट आया कोई,
तो ये भी नहीं मानते बहुत सारे लोग। तो ये क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उनका टेम्पर है, या क्रिटिकल टेम्परा, क्या है ये? देखिए, अगर कोई नहीं मानता तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी यही वजह हो सकती है कि उसे यकीन नहीं है जो कुछ कहा जा रहा है। साइंटिस्ट के जो कह रहे हैं, या टेक्नोलॉजिस्ट जो कह रहे हैं, या कोई सरकार जो कह रही है, या मीडिया जो कह रहा है, उस पर यकीन नहीं, या वो अपना यकीन बदलना नहीं चाहते। उन्होंने ये यकीन कर लिया बचपन से कि चांद तक कोई नहीं जा सकता। नहीं, यकीन बदलना नहीं चाहते, तब तो टेम्पर, ना वो क्रिटिकल थिंकिंग हुई, ना वो साइंटिफिक टेम्पर हुआ। ये है, तब वो सोच रहा है, मतलब क्रिटिकल थिंकर सोच रहा है, साइंटिफिक टेम्पर वाला सोच रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने बताया कि रूह को आप नहीं मानते हैं, और आपके और भी पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, तो मजहब में भी आप भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं रखते, बल्कि उसको भी एवोल्यूशन का पार्ट समझते हैं आप। तो अपने को गॉड के मामले में आप एथीस्ट मानते हैं या एग्नोस्टिक मानते हैं? एथीस्ट। एग्नोस्टिक नहीं मानते? ओके। अगर कल बिल्कुल एथीस्ट। सुपर नेचुरल पावर में जिसे साइंस को एक्सप्लेन ना किया जा सके, उसमें यकीन नहीं रखता। अच्छा, अगर कल सुबह आपके नाम से, आपको आपके नाम से नहीं बल्कि आपके असरात, इम्पैक्ट से अगर दुनिया पहचानने लगे, तो तब्दीली चाहेंगे कि लोगों में हो जाए आपकी वजह से, इम्पैक्ट की वजह से? कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। कल बेहतर लोग आएंगे, मुझे कोई क्यों याद करेगा? जो आपकी सोच है, आप चाहेंगे नहीं कि वो लेगेसी बन के आगे बढ़े? पूरी ह्यूमन हिस्ट्री क्लैश ऑफ आइडियाज पे है। आपस में टकराते रहते हैं आइडियाज बहुत सारे। कुछ आइडियाज का मैंने साथ दिया, कुछ आइडियाज को शायद मैंने जन्म दिया। तो मैं वोटरी हूं साइंटिफिक टेम्पर का, साइंस का, आगे की तरक्की का। मैं वोटरी हूं जंग के खिलाफ, मैं हिंसा के खिलाफ। तो ये कोई नई बातें मैंने नहीं कही हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं मेरी तरह के, जो इन चीजों के खिलाफ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो लोग पर्यावरण की बात करते हैं, उनको तो जंग के खिलाफ होना ही चाहिए। वो तो जंग के फेवर में हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जंगें ही पर्यावरण को पहुंचाती हैं। तो ये जो एक ख्याल है, मैं इसके साथ खड़ा हूं। मेरे ख्याल में ये बचेगा आगे आने वाले दौर में, और मैं चाहता हूं कि ये रहे। और एक बार इंसानियत उठ के ये कहे कि हमें किसी भी शक्ल में हिंसा और जंग मंजूर नहीं। चलिए, यही है, इसी पैगाम के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। आदाब। शायद किसी भी सोसाइटी की तरक्की का सफ़र नए जवाब ढूंढने से पहले नए सवाल पूछने से शुरू होता है। आज गौहर रज़ा साहब के साथ इसी सफ़र में हमने साइंस, शायरी और इंसानियत को एक ही नज़रिए से देखने की कोशिश की है। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।